गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करवाने वाले हैं आपको हिंदी जो अंतराल की आपकी बुक है, अंतरा की बुक है आपकी, जो चैप्टर नंबर उसका है हमारा 14 चैप्टर जो है सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। ठीक है, संध्या के बाद। तो आज हम इसी पोइट्री को आपको बताने वाले हैं, पूरी समरी आपको इसकी बताएंगे, हिंदी व्याख्या। तो आइए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले जो लेखक है जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, इनका जो जन्म है वो इनका जो जन्म है 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कोसनी गांव में हुआ था। छायावादी काव्य धारा के मधुर कवि सुमित्रा नंदन पंत है इनका नाम, पूरा नाम। और ये जो है इनको छायावादी कवि के नाम से भी बोला जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वाराणसी में हुई थी। अंत में उच्च शिक्षा इलाहाबाद के मयूर कॉलेज में हुई। पंत जी ने लोकायता तथा संस्था की स्थापना करी। ये लंबे समय तक आकाशवाणी के परम आदर्शता रहे। 28 दिसंबर 1977 में इनका निधन हो गया था, मतलब कि 1977 में ये ख़त्म हो गए थे। इनकी रचनाएं हैं वो जो काफ़ी सारी हैं रचनाएं, और सम्मान इनका है। जैसे कि इन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें से वीणा, पल्लव, युगाणी, ग्राम्या, ग्रंथि, स्वर्ण कविता, गुंजन व उन्तरा ऐसे जैसी काफ़ी कविताएं हैं जो इन्होंने लिखी थी। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1960, कलाकुड़ा बूढ़ा चांद व ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये पहले प्रथम हिंदी के कवि थे। हिंदी के सबसे पहले कवि थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार को 1969 चिदगम्बरा में पाया था। पद्म भूषण 1961 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो आगे ये इसी तरह से बताते हैं। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताओं में प्रेम व रसवायम झलकता है। इसके बाद की चित्र तथा कविताएं मार्क्स व गांधी से प्रभावित होकर लिखी गई थी। अगले चरण में कविताओं का अरविंद दर्शन पर नज़र आता है। आगे ये बताते हैं कि कवि जो है पंत जी प्रकृति के चतेरे कवि हैं। प्रकृति के चितेरे मतलब चित्रकार कवि हैं एक तरह से। उसकी जो पोर्ट्रेट है ये अपनी कविताओं के माध्यम से इस तरह से छाप छोड़ जाते हैं अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में। प्रकृति के कोमल रूप से चित्रण एवं उसके पल पल परिवर्तनीय सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन इनकी विशेषताओं में पाता है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मानवीयकरण, विशेषकरण, विवाप्य तथा धनार्थी व्यंजना जैसी नवीन अलंकारों से साथ इनको उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षक जैसे परंपरागत अलंकारों का प्रयोग करना भी सिखाया आता है। अमूर्त के माध्यम से मूर्त का वर्णन उनकी प्रमुख विशेषता है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हो ना, मगर उसी के बारे में वे समझा के एक अच्छे कवि के रूप में समझा सकते हैं। संध्या के बाद इनकी जो लिखी गई कहानी है संध्या के बाद, इसको हम आज पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सचिंद्रानंद, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। ग्राम्या में संकलित है। ये जो पाठ है संध्या के बाद, ये पाठ ग्राम्या जो कहानी है, इसकी उपन्यास है, उसके अंदर भी छोटा सा टुकड़ा पा जाएगा, ग्राम्या के अंदर भी। कविता में संध्या के समय होने वाली प्राकृतिक परिवर्तनों जैसे ग्रामीण जीवन तथा वैधानिक क्रियाकलापों का वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी प्रयोग किया गया है। तो आगे ये बताते हैं, कवि ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया था जो शोषण मुक्त थी तथा जिसमें दरिद्रता न हो, एकम कर्म एवं गुणों के आधार पर साधनों तथा अर्थ की प्राप्ति हो। गांव में दरिद्रता, उत्पन्नता एवं निम्न निराशा व्याप्त थी। व्याप्ति उन्होंने प्राप्त करने के लिए समर्थ थे तथा कवि के समस्त पापों का कारण दरिद्रता माना जाता है। दरिद्रता के कारण कवि कोई विशेष दोषी नहीं था। अब कहते हैं कवि के कोई व्यक्ति विशेष नहीं होते, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के दोषी हैं। गायें तथा गांव के बनिए के माध्यम से वो कवि कहना चाहते हैं कि अपनी कथनी और करनी में समानता तथा सामाजिकता व्यवस्था में भी तभी परिवर्तन ला सकते हैं जब वह व्यक्ति की सोच तथा आचरण के समान रहे। कविता में जो पहला सौंदर्य, जो पहला पद है वो लिखा गया है, सिमटा पंख साँझ निझर। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा लिख के दिखा रखा है, आपको पूरा बुक में मिल जाएगा।
सिमटा पर शांख निझर। अब हम इसकी पूरी व्याख्या आपको समझाते हैं। सिर्फ कवि ने जो लिखा है वो कविता संध्या के बाद है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने सांझ की हुई लाली तथा विविध प्राकृतिक सुंदर चित्रण का प्रस्तुत विवरण करा है। तो इसी प्रकार आगे कवि ने संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए बताया है कि संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर लाली के साथ पेड़ की शाखाओं पर जाकर बैठ जाता है। अर्थात सूर्य धीरे धीरे अस्त होने जा रहा है, सांझ की लाली सिमटना शुरू हो गई है। वो इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो आसमान में सूरज था वो धीरे धीरे छुपता हुआ जा रहा है और उसकी जो लालिमा है, मतलब उसका जो लाल लाल किरणें हैं वो वहाँ पर बिखर रही है सारी की सारी, तथा पेड़ की उनकी फागुनियाँ पर ही दिखाई दे रहे हैं। अब जो लालिमा है वो पेड़ की फगुनियाँ मतलब कि ऊपरी हिस्सों पर लालिमा दिख रही है, बाकी सूरज जो है छुप चुका है, जिसके कारण पेड़ के पत्ते ताम्र रंग के हो रहे हैं। ताम्र मतलब होता है तांबे के जैसे रंग, तांबे के रंग जैसे पत्ते तथा सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। सुनहरी धाराओं से मतलब है कि वो लाल लाल दिख रहे हैं, झरने भी बहते हुए। झरनों के जल का पीला प्रकाश होने के कारण ताम्र वर्ण पर दिखाई दे रहे हैं। सूरज छिप जाने के कारण पूरा दृश्य मन को हारने वाला लग रहा है, मन को हरने वाला लगता है। तो अब इसमें कवि इनकी विशेषता बताते हैं कि किन किन का इस्तेमाल इन्होंने काव्य में करा। तो आगे अब इसी तरह कवि बताते हैं कि इनकी जो ये कल्पना है या फिर जो इनका ये जो पाठ है इसके अंदर विशेष कला पक्ष में पहला जो है संधिकालीन प्राकृतिक मनोविहारी चित्रण किया गया है। मतलब कि इन्होंने शाम को जो ढलते हुए सूरज को एक ऐसा मनोहारी चित्रण किया है जिसको देखकर आपका जो मन है वो उसके अंदर विचलित हो जाता है। संध्या का एक पक्षी रूपी चित्रण करने के कारण मानवीयकरण अलंकार है। मतलब कि किसी भी प्राकृतिक चीज़ को मानव से तुलना करना तो मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। संस्कृत निष्ठा तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अब संस्कृत की भाषाओं का और खड़ी बोली का इस्तेमाल इसमें आपको मिलता है। वृक्षों के पत्ते का ललिमा से ताम्र वर्ण का हो जाना। यहाँ पर एक लाइन आई थी जिसमें मैंने बताया था कि पेड़ के पत्ते जो हैं वो वृक्ष के जो पत्ते हैं वो ताम्र जैसे दिख रहे हैं, मतलब तांबे जैसे हो गए हैं। झरनों का स्वर्ण दिखना, ये भी लाइन अभी मैंने बताई थी। झरने जो है कैसे स्वर्ण रूप से दिख रहे हैं, सोने की तरह हो गए हैं। वो किस कारण? सूरज ढक रहा है तो उसकी लालिमा जो उन पर पड़ रही है उसके कारण। आगे फिर वो बताते हैं कि जो कवि है उसने छंद मुक्त कविता को लिखा है, चित्रात्मक तथा सुंदर बिंब प्रधान है। यहाँ पर जो कविता है पूरी की पूरी वनों के बारे में, महोत्सव के बारे में चित्र प्रधान है तथा इसका जो बिंब है बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूप से इस्तेमाल किया गया है। तो इसी जगह पर जो आपका चैप्टर है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर लास्ट जो आपकी लाइन थी वो मैंने बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट करके बता सकता है, कमेंट में पूछ सकता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।